हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया में। ही रोचक अध्याय है जिसका नाम है पानी की कहानी और इनके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी जी। पानी की कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको अच्छा लगता है? हर एक की कहानी होती है। ऐतिहासिक कहानी है, पौराणिक कहानी है, धार्मिक कहानी है और जितनी भी वस्तुएं हैं खोज की जा रही हैं उनके पीछे भी एक कहानी है। जब आप कहानियां सुनते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। किससे कहानियां सुनते हो? अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी माँ से। अगर समय उनको मिलता है तो आप कहानियां सुनते हो। लेकिन अब क्या है, मुख्यतः रूप से कामकाजी महिलाएं हो चुकी हैं तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आपको कहानियां सुनाए। लेकिन जब भी उनको समय मिलता है वो आपको जरूर कहानियां सुनाती हैं। लेकिन आप कहानियां तो फिर भी सुनते ही हो, चाहे आप अपने मोबाइल फोन से सुनो, मूवी देखते हो, वो भी एक कहानी है। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां जो आप कल्पना करते हो, जो आप सोचते हो, वो भी क्या है आपके दिमाग में, मस्तिष्क में कहानी के रूप में चलती रहती है। तो कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मैं शकुंतला सिंधु आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहती हूँ। और आज का हमारा विषय है राजा रानी नहीं है, कोई परी नहीं है, कोई राक्षस नहीं है कि उसकी जान एक तोते में होती है, बल्कि मैं आपको जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो है पानी। तो मैं पानी की कहानी के विषय में आपको बताना चाहती हूँ कि क्या है हमारी पानी की कहानी। इसके लेखक है रामचंद्र तिवारी। अब यहाँ पर एक छोटी सी बूंद, जब हमारा अध्याय शुरू होता है तो कहां से कहानी शुरू होती है देख लीजिए। सबसे पहले है मोती सी एक बूंद। रामचंद्र तिवारी जी रास्ते में कहीं जा रहे थे, सुबह सुबह का समय था। अचानक से एक पेड़ से एक छोटी सी मोती जैसी बूंद क्या है वो लेखक के हाथ पर टपक पड़ती है। लेखक को थोड़ा ठंडा फील होता है, लेकिन वह अपने मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए एक तरह से जल्दी जल्दी चलता जा रहा था। तो उसने बूंद उसके हाथ पर पड़ी हुई थी, लेकिन महसूस उसको हो चुका था, लेकिन फिर भी क्या है अपनी मंजिल की तरफ उनका ध्यान था तो चलता जा रहा था। फिर क्या होता है, जो मोती जैसी बूंद है वो उसके लेखक के हाथ पर टपक पड़ती है। कहां से? बेर के एक पेड़ से। एक पेड़ से क्या है वो उसके हाथ पर टपक पड़ती है। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट वाले हेडिंग में बताया झनकार तारों रूपी। जो बूंद है वह बार बार लेखक को संबोधित कर रही थी, सुनो सुनो, मुझे सुनो। लेखक अचानक से सकपका जाता है क्योंकि उसको बूंद की आवाज है वो तारों जैसी, जिस प्रकार से वीणा होती है, वीणा के तारों को जब हम झनकृत कर देते हैं, बजाते हैं, तो उसके अंदर से एक मधुर ध्वनि निकलती है। ठीक इसी प्रकार से जब ओस की बूंद ने बोलना शुरू किया तो लेखक चारों तरफ क्या है वो देखने लगा और सकपका कर रुक गया। क्यों? क्योंकि उसको वीणा के बजने यानी तारों के झनकार की आवाज क्या है वो सुनाई दी। उसने सोचा, किसने? लेखक ने, कि शायद कोई झनकार यानी तारों के जो वीणा है उसको बजा रहा है। लेकिन फिर से वही आवाज उसको सुनाई दी। अब उसका ध्यान उस आवाज की तरफ केंद्रित हुआ तो लेखक को लगा कि जो आवाज है वो उसकी हथेली पर से आ रही है, क्योंकि ओस की बूंद फिसलकर कहाँ आ गई थी? उसकी हथेली पर। तो लेखक ने ध्यान से देखा कि मेरे हाथ पर तो एक मोती जैसी चमकती हुई ओस की बूंद पड़ी है और वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। तो पानी की जो बूंद है यानी ओस की जो बूंद है उसने बड़े ध्यान से लेखक को देखा और लेखक को भी उसकी आवाज क्या है वो सुनाई दी। तो खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे क्या हुआ, हिलना उसने शुरू कर दिया। यानी पानी की बूंद, आपने देखी होगी बारिश की बूंदें जब हवा लगती है तो वो क्या है वो हिलना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो ओस की बूंद है, जब लेखक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में वह सफल हुई तो मारे खुशी के, मारे प्रसन्नता के, प्रफुल्लता के वो हिलने लगी। अब हिल हिल कर वह लेखक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। किन बातों के द्वारा? नेक्स्ट वाला हेडिंग है
पानी का फवारा बेर। अब लेखक के मन में क्वेश्चंस आया कि जो ओस की बूंद है वह मेरे हथेली पर कहाँ से टपकी है। तो पानी की कहानी, जो ओस की बूंद है उसने अपनी कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। और क्या कहती है, ये जो बेर का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इस बेर के पत्ते पर से मेरा जन्म हुआ है, यानी मैं बेर के पत्ते पर से आपकी हथेली पर टपकी हूं। लेखक बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है, हंसता है और कहता है कि जो बेर के पत्ते में क्या पानी का फुहारा लगा हुआ है। नेक्स्ट बताया है कि पानी का फुहारा बेर का पेड़, यानी लेखक उनसे मजाक करता हुआ कहता है, जब वह कहती है कि मैं यहाँ से निकलकर आपकी हथेली पर आई हूँ, तो बेर का जो उत्तर को सुन, यानी जो ओस की बूंद है उसके उत्तर को सुनकर लेखक हंस पड़ता है और कहता है, क्या बेर के पेड़ में पानी का फुहारा लगा है जो तुम मुझे यह झूठी कहानी सुना रही हो। लेकिन ओस की बूंद क्या है, अपनी जगह सही थी। और फिर क्या होता है, पेड़ के रोए। अब वह अपनी कहानी को सुनाना शुरू करती है कि ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, जितना ऊपर है उससे भी कहीं ज्यादा लंबा यह नीचे है। इसकी जड़ के साथ साथ सैकड़ों जो है वो रोए इसके साथ चिपके हुए हैं और वो रोए बड़े ही निर्दयी होते हैं। कैसे, जब मैं पृथ्वी के गर्भ में थी, पृथ्वी के अंदर थी, चक्कर लगा रही थी मैं, तो एक छोटे से रोए से मेरा शरीर टच हो जाता है। जब मेरा शरीर उस छोटे से रोए के साथ टच होता है, यानी जो जड़ है उसका एक छोटा सा रेशा रोया होता है उससे टच हो जाता है, तो डर के मारे वह कांप जाती है और जान बचाकर जैसे ही भागने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जो रोया है वह बड़ा ही निर्दयी था और जबरदस्ती बलपूर्वक उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है। अब जो ओस की बूंद है वह रोए के अंदर चली जाती है और रोए के अंदर जाकर फिर क्या होता है देख लेते हैं। रोए के जो अंदर जाकर वह 3 दिन तक उसी के अंदर घूमती हुई रहती है और जान बचाने के लिए धीरे 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 करके क्या है वह पत्ते के ऊपर आ जाती है। फिर क्या होता है देख लेते हैं। भूमि के खनिजों के साथ, अब इससे पहले की थोड़ी सी कहानी वो बताती है कि भूमि के जो खनिज लवण थे उनके साथ घुल मिलकर क्या है वो मेरा जो रूप है वह बहुत ही बदल चुका था। रूप कैसे बदल चुका, जो भूमि के खनिज लवण थे, पौष्टिक तत्व थे, वह उसके अंदर आ गए हैं। और असंख्य ऐसे ही न जाने कितने कण हैं जो पेड़ के जीवन के लिए अपने एक तरह से जीवन को दांव पर लगा देते हैं, यानी पेड़ को पुष्पित पल्वित करने के लिए, क्योंकि पेड़ को पानी की आवश्यकता है। अगर बारिश का पानी मिल जाता है, हम पानी डाल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या करता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है। और कहाँ से पानी लेता है, पृथ्वी के गर्भ में से पानी लेना वो शुरू कर देता है। उसके जो रोए हैं वह धीरे धीरे करके असंख्य जल कणों को अपने अंदर अवशोषित करते रहते हैं। तो उन्हीं असंख्य जल कणों में से ओस की बूंद भी थी जो पेड़ के जड़ के रोए द्वारा क्या है वो अपने अंदर खींची चली जाती है। फिर क्या होता है नेक्स्ट 3 दिन तक सासत भोगने के बाद, यानी कठिनाई पूर्वक 3 दिन अपना जीवन बिताने के बाद वह एक कोठरी में बंद कर दी जाती है। एक अंधेरे भरी कोठरी में क्या है वो बंद कर दी जाती है। कौन, उसकी बूंद। नेक्स्ट है, अब वह अपनी कहानी सुनाती है लेखक को, जो उसकी वास्तविक कहानी है कि हमारे जो पूर्वज है वह हाइड्रोजन और यहाँ पर बताया है ऑक्सीजन के रूप में, ओसजन के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर अपना पुरखा बताया हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन प्लस ओसजन यानी ऑक्सीजन, किसके रूप में, लपटों के रूप में। कहाँ, ऊपर अंतरिक्ष में, सूर्य के आसपास लपटों के रूप में क्या है इनके पुरखे चक्कर लगा रहे थे। अपनी कहानी को यह बताना शुरू कर देती है। लेकिन फिर क्या होता है, बहुत खुशी के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ उसके पुरखे क्या है वो ऊपर अंतरिक्ष में चक्र लगाते थे सूर्य के चारों तरफ। लेकिन क्या होता है, एक प्रचंड प्रकाश पिंड क्या है वो खींचा चला आ रहा है सूर्य की तरफ।
उसकी आकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त है कि वह सूर्य के आधे से ज्यादा भाग को, बहुत ज्यादा आकर्षण था उसके अंदर, जो उसके पूर्वज थे वह डर के मारे कांप जाते हैं, लपटों का रूप वह धारण कर लेते हैं। और क्या होता है, हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह सूर्य से टकरा जाएगा और सूर्य चूर चूर हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, वह सहस्त्रों मील दूर से, यानी सहस्त्रों मील, सैकड़ों मील दूर से वह निकल जाता है। लेकिन उसकी आकर्षण शक्ति इतनी अधिक थी कि वह सूर्य का आधे भाग क्या है, अपने आकर्षण शक्ति के कारण खींच लेता है और सूर्य आधा टूटकर उसकी आकर्षण शक्ति में बंधा चला जाता है और उसके पीछे पीछे क्या है वो चला जाता है। धीरे धीरे करके वह लपटों के रूप में था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह ठंडा हुआ, और ठंडा हुआ भाग क्या हुआ, हमारी पृथ्वी के रूप में तब्दील हो गया। फिर क्या होता है, जैसे ही वो थी हमारी ओस की बूंद थी, वह भी उसी के साथ खींची चली गई। और एक समय ऐसा आया जब वह रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण, सघनता के कारण ठोस बर्फ भाप से ठोस बर्फ के रूप में तब्दील हो गई। और लेखक को कहती है कि पहले मेरा शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो क्या हुआ, मैं ठोस रूप में थी, यानी मेरे शरीर का केवल 70वां भाग ही शेष रह गया था, बाकी क्या है वो किसी न किसी रूप में बिखरता जा रहा था। यानी वह क्या हुई, बर्फ के रूप में तब्दील हो गई। फिर क्या होता है, अचानक से वह बर्फ के रूप में थी और बहुत खुश थी, उसका जीवन बहुत अच्छे से शांति से चल रहा था। क्या होता है फिर, अचानक से उसके समान न जाने ऐसे कितने भाप कण थे जो ठोस रूप में बदल चुके थे, आराम से अपने जीवन, सुखपूर्वक अपने जीवन बिता रहे थे, आपस में कहानियां सुनाते थे। अचानक से एक दिन कहानी सुनाते सुनाते भाप है, यानी उसके असंख्य जो भाई और थे, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मुहावरे का प्रयोग किया है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, डर जाना, दंग रह जाना। किस लिए, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या है, उन्होंने हिलना शुरू कर दिया था, बर्फ ने हिलना शुरू कर दिया। किस कारण से, यहाँ पर बताया है कि ठोस जो रूप था उसके नीचे उसके असंख्य भाई बंधु क्या है वो दबे पड़े थे, और उनके भार के कारण धीरे धीरे करके वह ठोस से जो पानी के रूप में, तरल के रूप में बदलते चले गए। और जैसे ही वह पानी बने तो ठोस बर्फ क्या है वो, उसका स्थान हिलने लगा, यानी नीचे की तरफ वह जाने लगी। और एक समय ऐसा आया जब वह भी पानी में बदल चुकी थी, ठोस रूप को छोड़कर तरल रूप धारण कर लिया था, और क्या है, उसने बहना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, गर्म धारा बहना उसने शुरू कर दिया, और किसकी तरफ चल पड़ी, समुद्र की तरफ। बहुत सारी गर्म धाराओं का उसका सामना करना पड़ा, और गर्म धाराओं को ठंडा करने के लिए वह उसके अंदर शामिल होती चली गई। फिर क्या होता है, गर्म धाराओं के कारण, शामिल होने के कारण फिर वह धीरे धीरे करके समुद्र की तरफ अग्रसर हो जाती है। और समुद्र में आकर शुरू में तो उसका अपना जीवन क्या है वो अजीब सा लगता है, क्योंकि समुद्र का खारा पानी उसको जरा सा भी रास नहीं आता है। लेकिन समय है, उसके अनुसार वह भी अपना एक तरह से स्वभाव बदल लेती है, और क्या होता है, समुद्र के पानी में मिलना शुरू कर देती है, यानी अब उसे समुद्र का पानी रास आने लगा है। समुद्र के ऊपर रहने के बाद उसका जी उचट जाता है, और उसके मन में आता है कि चलो अब समुद्र के ऊपर बहुत दिन रह चुके हैं, इसकी गहराई में जाकर देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही धीरे धीरे करके उसने समुद्र की गहराई में जाना शुरू किया, तो वह पहले क्या सोचती थी कि समुद्र पर सिर्फ और सिर्फ मेरे बंधु बांधवों का राज है, यानी पानी का ही राज है वहां पर, और कुछ नहीं है, ऐसा वह सोचती थी। लेकिन जैसे ही उसने समुद्र की गहराई में जाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, न जाने ऐसे कितने असंख्य जीव जंतु वहां पर भरे हुए थे, जिनको देखकर वह एक तरह से डर गई। बड़े बड़े कछुए, उसके बाद है बहुत विशालकाय मछली,
और न जाने ऐसे कितने सारे जीव थे जिनको देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उनको पहली बार ऐसा लगा कि समुद्र के अंदर समुद्र में न सिर्फ पानी का राज्य है, बल्कि बहुत सारे जंतु क्या है, जीव यहाँ पर रहते हैं। और फिर क्या होता है, असंख्य जीवों को देखते हुए वह उनसे बचती बचाती और नीचे बिल्कुल गहराई में चली जाती है। और गहराई में जाकर क्या देखती है कि वहां पर तो असंख्य जो जीव थे जो महाआलसी थे। महाआलसी मतलब अपने कोने में पड़े पड़े सुस्ताते रहते थे और सुस्ताते रहते। अगर कोई शिकार उन तक आ जाता है तो वह हिलने के भी जहमत नहीं उठाते थे, यानी शिकार मुंह के सामने आ तो झपट लेते थे, नहीं तो पड़े रहते थे। और उनमें से एक मछली तो ऐसी थी, 8 हाथ वाली मछली थी, जो शिकार आता तो 8 हाथों से क्या करती थी, अपने शिकार को जकड़ लेती थी फट से। और एक मछली ऐसी थी, लाइनटेन वाली मछली के रूप में वह जानी जाती है, यानी क्या करती थी वह, उसके माथे पर एक तरह से एक रोशनी निकलती थी, लाइनटेन नुमा रोशनी उस लगी हुई थी और उससे रोशनी निकलती थी। तो असंख्य छोटी छोटी मछलियां उसके प्रकाश की तरफ आकर्षित हो जाती थी, और जैसे ही उसकी तरफ आकर्षित होती प्रकाश की तरफ, तो मछली क्या है उनको निगल लेती थी। ऐसी ऐसी मछलियां थी, ऐसे ऐसे जीव थे, घोंगे थे, न जाने सैकड़ों सैकड़ों, जो मतलब इतने भारी भारी मन के जो कछुए भी थे। तो असंख्य जीव जंतुओं का वहां पर साम्राज्य था, बड़े भारी अजगर थे, न जाने ऐसे कितने सारे जीव जंतु वहां पर पड़े हुए थे। खतरनाक से खतरनाक मछली वहां पर थी, जो न सिर्फ दूसरे जीवों का शिकार करती, बल्कि यदि मनुष्य चला जाता है तो उसको भी 1 सेकंड में क्या है वो खा सकते थे। तो नेक्स्ट होता है, और गहरी तह में वह चली गई। वहां पर देखा कि यहाँ का तो एक तरह से जो शासन है वो बड़ा ही अजीब है। धीरे धीरे उसका मन उचटता चला गया। उसने सोचा कि चलो अब ऊपर चला जाए, लेकिन चाहकर भी वह ऊपर नहीं जा सकी, क्योंकि उसके ऊपर लगभग 3 मील पानी की, 3 मील मोटी पानी की तह क्या है वो जमी हुई थी। तो क्या किया उसने अपनी जान बचाने के लिए, क्या किया, पृथ्वी के गर्भ में उसने सोचा कि चलो अंदर चला जाए बिल्कुल, और वहां पर अपना जीवन की रक्षा की जाए। तो उसने क्या किया, उस जैसे न जाने कितने उसके साथ भाई बंधु जुड़े हुए थे, और जोर जबरदस्ती करके वह एक पहाड़ी में जाकर घुस गई। और उसके साथ भी न जाने कितने ऐसे संख्या जीव थे। तो पहाड़ी के रूप में एक छोटी सी पहाड़ी थी, वह पानी के बहाव से इधर उधर क्या है वो हिलती चली गई, डोलती चली गई। फिर क्या होता है, अपनी जान बचाने के लिए वह किसी न किसी रूप में एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाती है जहां पर उसको हलचल महसूस होती है। हलचल मतलब बहुत सारी वस्तुएं, लावा क्या है वहां पर बह रहा था, असंख्य लाल पीली क्या है वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां थी। तो धीरे धीरे करके जैसे ही उसको खाली जगह नजर आई, तो असंख्य उसके बंधु बांधव थे, उन्होंने नीचे से जोर लगाना शुरू कर दिया। आगे जो बंधु बांधव थे, युवा थे, कुछ करना चाहते थे, तो बाहर निकलने के लिए क्या उन्होंने तैयारी शुरू की। और उस गर्भ में से जैसे ही उन्होंने निकलना शुरू किया, तो थोड़ा ऊपर आने के बाद उसको असहनीय तापमान नजर आया। लेकिन बूंद क्या है, वो समझदार थी, और उसने अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसे मार्ग अख्तियार किया जहां पर क्या है हिल रहा था। तो अपनी जान बचाते हुए अपने असंख्य बंधु बांधवों के साथ वह उस स्थान पर चली जाती है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जल्दी ही क्या होता है, बहुत भारी भयंकर विस्फोट होता है। क्या था वो, ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी के रूप में बहुत भारी विस्फोट होता है, और असंख्य जो कण हैं वह भारी दबाव के कारण, भारी विस्फोट के कारण ऊपर आसमान में उछल पड़ते हैं। और जैसे ही वह उछलते हैं तो उनको आंधी रूपी बहन के दर्शन होते हैं, यानी आंधी पर सवार होकर वह आकाश मार्ग से कभी इधर कभी उधर क्या है वो चक्कर लगाना शुरू कर देती है। नेक्स्ट क्या होता है,
आंधी के रूप में फिर क्या होता है, वो धीरे 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 करके क्या है, एक नदी के जल में शामिल हो जाती है। और नदी के जल में शामिल होते हुए वह मस्ती से जहाँ चाहा वहाँ राह की नीति अपनाती है और जंगलों को फांदते हुए, पहाड़ों को तोड़ते हुए वह एक ऐसे स्थान पर आती है, क्योंकि उसको समतल भूमि देखने का बहुत चाव था। किसको? जो ओस की बूंद थी। और फिर क्या होता है, जैसे ही समतल भाग में आती है तो एक बहुत बड़ा और काला क्या है, उसको क्या दिखाई देता है, नल दिखाई देता है, मार्ग दिखाई उसको देता है। और क्या होता है, वह जल्दी से नल के द्वारा शोषित, यानी नल के द्वारा क्या है, वो खींच ली जाती है। अपनी जान बचाते हुए वह क्या करती है कि जो नल का पानी है उसमें समा जाती है और भाग्य से उस नल को कोई खोल देता है। और जैसे ही उसको खोलता है तो वह झट से क्या है, पेड़ के द्वारा अवशोषित हो जाती है। एक समय ऐसा आता है, बेर के पेड़ के द्वारा अपनी जान को बचाते हुए पत्ते पर आकर बैठ जाती है और सूर्य के निकलने का इंतजार करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, उसी समय रात हो जाती है, सूर्य अंतर्ध्यान हो जाते, अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह का वह इंतजार करती है और भाग्यवश लेखक उसके जीवन में आता है और झट से वह उसकी जो हथेली पर टपक पड़ती है। और इस प्रकार से अपनी कहानी को वह सुनाती है लेखक को। तो लेखक उसकी कहानी में इस प्रकार से बंध जाता है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ उसको पानी की कहानी बहुत अच्छी लगती है और भावपूर्ण भी लगती है, बड़ी ही रोचक लगती है, दुखदाई भी लगती है। फिर क्या है, वो पानी की जो भाव की जो बूंद है वह अपनी कहानी को सुनाती है। सुनाते सुनाते अचानक से क्या हो जाता है, रात्रि से दिन हो जाता है। और फिर क्या होता है, सूर्य देवता निकल आते हैं। तो उसकी बूंद बहुत खुश होती है और कहती है, रुको रुको, अब मेरी कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, क्योंकि सूर्य निकल आया है। और जैसे ही सूर्य निकलता है और सूर्य की किरणें जो लेखक की हथेली पर पड़ती हैं तो धीरे धीरे करके वह अवशोषित होती चली जाती है, यानी बिल्कुल उस लेखक की हथेली से गायब हो जाती है। तो ये मैंने आपको पानी की कहानी के विषय में बताया था। तो ये हमारी पानी की कहानी थी, जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपको समझाई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये कहानी। नेक्स्ट वाली वीडियो इसी प्रकार से हम आपके सामने जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।